बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। जैसा कि अब तक बच्चों कंकाल ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम चल रहा था और वह खत्म हो चुका, क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, बच्चों जितना हमने वीडियो डाला है उतने क्वेश्चन जो है स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। तो अब आती है कि आज का नया टॉपिक शुरुआत करने के पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और बच्चों इसको शेयर कर दीजिए। तो आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक हम लेकर आते हैं। लेकिन हर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम आपके कुशल मंगल की कामना करते हैं, क्योंकि बच्चों कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में आप घर बैठ करके बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस समय हम इसकी बात करते हैं, आज जो नया टॉपिक होता है वह है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसकी हिंदी होती है तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वयन। तो बच्चों प्रत्येक जीवधारी की विशेषता होती है कि उसमें समअस्थैतिकता या उसको कहते हैं होमियोस्टेसिस कहते हैं, जो है वो समअस्थैतिकता या कहलाता है होमियोस्टेसिस कहलाता है। तो समस्थैतिकता, सम माने समान, स्थैतिक माने होता है अवस्था होती है वो, माने प्रत्येक जीवधारी की विशेषता होती है कि वह अपने बाह्य वातावरण के प्रति जो होता है समन्वयन बनाए रखता है वो, जिससे कि उसको दैनिक जीवन में बच्चों प्रॉब्लम ना हो। इसी को हम होमियोस्टेसिस या समस्थैतिकता कहते हैं वो। क्योंकि होमियो मीन्स होता है इक्वल, होमियो मीन्स होता है इक्वल होता है वो। अगला होता है प्लस स्टेसिस, और स्टेसिस माने होता है इक्विलिब्रियम होता है वो, या उसको क्या कहते हैं साम्य अवस्था कहते हैं, जो है वो। अब होती है कि माने कि जीवधारी और जो होता है वह वातावरण और उसके निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करने के लिए उसमें जो संरचनात्मक संगठन को अखंड बनाए रखने के लिए बच्चों होमियोस्टेसिस या समअस्थितिकता अवस्था उत्पन्न होती है। अब होती है कि जीवधारियों जो होता है वह अपनी क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करना पड़ता है, और इस परिवर्तन को इसको रिएक्टिविटी, उसको जो होता है रिएक्टिविटी और उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिएक्टिविटी या क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता जो है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि माने जीवधारियों में विशेष क्षमता होती है कि वह रिएक्टिविटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी करता जो है वो। अब होती है कि जैसे जो एक कोष की जीव होते हैं जिसको कि हम अमीबा, जैसे कि अमीबा होता है, अगला होता है पैरामीशियम होता जो है वो, अमीबा पैरामीशियम जो होता है बच्चों, जो कि एक कोष की जीवधारी होते हैं वो। और इसके अलावा जो अस्पंज होते हैं वो, अस्पंज। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि अमीबा पैरामीशियम जो है इनको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है वो, और जो अस्पंज होता है वो, अस्पंज को फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। तो सबसे जो साधारण किस्म का जीवधारी होता है वह अमीबा और पैरामीशियम, जो कि एक कोष की होता है वो। और अस्पंज जो होता है इसके बॉडी में सेलुलर ग्रेड, माने कि इसकी जो बॉडी होती है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। माने अमीबा पैरामीशियम जो होता है, जो जिसे अमीबा हो गया, अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है कि जो कि एक कोष की होते हैं वो। और इसमें ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं जो है वो। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म इसका होता है
वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, लायबल होता है जो है वो। क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें न तो नर्वस सिस्टम पाई जाती है, न तो उतनी अच्छी स्टाम्प व्यवस्था जो होता है, हार्मोन्स नहीं मिलता उस तरह से। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाई जाती है जो है वो। अब होती है कि माने कि लेकिन जो बड़े जंतु होते हैं, जो जिसे अस्पंज होता है वो, अस्पंज में नर्वस सिस्टम का भी अभाव होता है वो, तो उसका परिणाम क्या होता है, अस्पंज में भी नर्वस सिस्टम का क्या होता है, वो अभाव होता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है सेलुलर ग्रेड ऑफ, इसकी जो बॉडी होती है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। माने इसके शरीर में जो है कोशिकीय संगठन, माने कोशिकीय संगठन पाई जाती है। तो अब आती है कि जिस समय हम इस जीवधारियों की बात करते हैं, तो माने क्या मतलब कि जो जीवधारी बात करते हैं, तो जीवधारी में क्या होता है, वह उद्दीपन के प्रति अनक्रिया करती जो है वो, तो इसको क्या कहते हैं, अब उससे अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेता है वो, तो वो जो होता है उसको हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो माने कि जिस प्रकार से मानव में एक संगठित जीवन समन्वय के लिए सूचना प्रसारण, टेलीफोन, डाक तार, रेडियो, टेलीविजन आदि की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो बड़े जंतु होते हैं, इनके शरीर में विभिन्न भागों में के बीच में परस्पर क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए एक सूचना प्रसारण या संचार तंत्र माने कम्युनिकेशन सिस्टम और इंटीग्रेशन सिस्टम काम करता है वो। और वो जो सिस्टम कहलाता है, उस सिस्टम दो प्रकार का होता है वो। एक को हम कहते हैं हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम कहलाता है, और सेकंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं वो। नर्वस सिस्टम माने इसमें क्या होता है बच्चों, दो सिस्टम काम करता है वो। एक तो हार्मोन्स होता है जो कि रसायन होता है, और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिकाएं होती हैं वो। तो हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम जो होता है, दोनों जो होते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं वो। लेकिन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, और एक केमिकल जो होता है हमारे शरीर में पहुंच करके विशेष क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और लेकिन इसी प्रकार से नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है वो। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि जो हार्मोन्स होता है उसका सिस्टम बहुत स्लो काम करता है वो, माने स्लो स्पीडी चलता है वो। और लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र हाईली स्पीड सर्विस होती है वो। तो हार्मोन जो होता है वह हार्मोन जो होता है उसकी स्पीड स्लो होती है, माने स्लो स्पीड काम करता है वो। और जबकि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी हाई स्पीड सर्विस होती है वो, माने कि हार्मोन्स की स्लो स्पीड सर्विस होती है और नर्वस सिस्टम का जो होता है वो हाईली स्पीड सर्विस होती है वो। जैसे कि आप जो है वो कोई मैसेज भेजिए, तो एक मैसेज अगर पत्र द्वारा जो होता है वो तो देर में पहुंचता है वो, तो उसको क्या वो हार्मोन्स के समान काम करता है वो। और लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है बिल्कुल मोबाइल, जिसे आप किसी को मैसेज दे रहे हैं वो, तो मोबाइल जो होता है वो क्या काम करेगा कि मोबाइल जो होता है वो तुरंत ही मैसेज आपके पर्सों तक पहुंचाता है। तो मैंने कुल मिलाकर के हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम जो होता है, दोनों जो होते हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सहायक होते हैं वो। अब आती है कि जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स में एक प्रकार का सिस्टम, और उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है वो, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम या इसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है वो। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो, इसका स्टडी जो होता है, हम एक विशेष प्रकार का साइंस होता है, और उसको कहते हैं बच्चों, वो जो होता है वह कहलाता है इंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है वो, इंडोक्राइनोलॉजी।
तो इंडोक्राइनोलॉजी जो होती है वह एक अंतःस्रावी विज्ञान, तो इंडोक्राइनोलॉजी को कहते हैं अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। तो अंतःस्रावी विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स माने शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो, और उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इसका स्टडी जो होता है हम इंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। तो व्हाट इज द इंडोक्राइनोलॉजी? इंडोक्राइनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सब बायोलॉजी व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द हार्मोन्स, माने हार्मोन्स और शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस और ओवरी, और उससे रिलेटेड क्या हार्मोन्स निकलते हैं वो, तो इन सबों का स्टडी जो होता है हम इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब आती है बच्चों की जो अंतःस्रावी विज्ञान होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विज्ञान हो गया, क्योंकि हार्मोन से हमारे गड़बड़ी से उपापचय पढ़ाया जाएगा। उपापचय से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं और उसको हार्मोनल डिजीज कहते हैं वो, और वो क्या काम करता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम लेकर के उत्पन्न करता जो है वो। और ठीक इसी प्रकार से जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं क्योंकि हाईली स्पीड सर्विस होती हैं, माने बहुत तेज कार्य करती हैं, और जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें भी गड़बड़ी आ जाती जो है वो, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तंत्रिकाएं होती हैं और तंत्रिका से संबंधित जो होता है शरीर में माने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वो, क्योंकि तंत्रिकाएं जो होती हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काफी तक बच्चों हेल्प करती हैं। अब होती हैं कि अब होता है इसमें क्या होता है, एक होता है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम न्यूरोलॉजी, ये साइंस होता है और उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी कहते हैं वो, माने तंत्रिका विज्ञान होता है वो। तो न्यूरोलॉजी में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, अब आती है कि जो न्यूरोलॉजी होता है उसमें माने कि जो तंत्रिकाएं होती जो है वो, तंत्रिकाएं से संबंधित माने कि जो सिस्टम होता है, ये भी सिस्टम हमारे जीवन में बहुत ही बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो। और अगला होता है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, तो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, तो न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसके अंतर्गत जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं वो और जो हार्मोन्स होते हैं वो, नर्वस सिस्टम और जो हार्मोन्स होते हैं उसका स्टडी हम न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। माने क्या मतलब कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स को सामूहिक रूप में हम न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो। अब होती है कि तो माने कि बहुत ही दोनों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, माने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में दोनों चीज को आपको पढ़ना है वो। एक तो हार्मोनल सिस्टम पढ़ना है और सेकंड जो होता है नर्वस माने कि नर्वस सिस्टम का स्टडी करेंगे। तो अब आती है बच्चों कि अगला हेडिंग होता है कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग आता है कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसकी हिंदी होती है तंत्रिकी नियंत्रण के घटक, या इंग्लिश कहलाता है कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब होती है कि वातावरणीय दशाओं के अनुसार शरीर की प्रक्रियाओं के समन्वय के तंत्रिकी नियंत्रण में बच्चों 3 पेशियां काम करती हैं वो, संवेदांग, अपवाहक संरचनाएं और सूचना प्रसारण तंत्र। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, इसको लाइक न करना भूलिएगा। धन्यवाद।